हे गाइस, वेलकम बैक टू yourmargdarshak.com। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंटरव्यू विद एक्सपर्ट की इस सीरीज के दूसरे इंटरव्यू में। और जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि इंटरव्यू विद एक्सपर्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य है अलग अलग प्रोफेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनके प्रोफेशन से जुड़े जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जितने भी इन डेप्थ नॉलेज है, वो शेयर करना आप लोगों के साथ, ताकि जो बच्चा अभी स्कूलिंग कंप्लीट करके हटा है, जिसने अभी हाल ही में 12th किया है या 10th 11th 12th में पढ़ रहा है और वो करियर को लेके कंफ्यूज है या किसी एक करियर को चूज करने के बारे में वो सोच तो रहा है लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं है कि उस करियर ऑप्शन में आगे जाके किस तरह की जॉब होती है, किस तरह के काम करने पड़ते हैं, क्या वर्किंग नेचर रहेगा, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। तो उन सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए इस सीरीज को हमने शुरू किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं एक म्यूजिक टीचर जो कि केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद में पोस्टेड हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिस्टर संदीप भट्ट जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के सेशन में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को आपके अर्ली लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं या आपने जो जर्नी यहाँ तक पहुंचने में तय की है उस जर्नी के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे आपने स्कूलिंग से लेकर और म्यूजिक टीचर तक का सफर तय किया। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। स्कूलिंग जहाँ तक सवाल है, स्कूलिंग मेरी पूरी की पूरी काशीपुर में ही हुई और शुरू से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक यही काशीपुर में ही स्कूलिंग का अवसर मिला। और साथ में थोड़ा म्यूजिक का भी शौक था, तो इसलिए साथ में म्यूजिक भी परस्यू करते रहे, सीखते रहे। और ऐसे फिर जब ग्रेजुएशन का नंबर आया तो जैसे 12th मेरी यहाँ गुरु नानक मॉडल स्कूल काशीपुर से 12th हुई। उसके बाद 12th करने के बाद ग्रेजुएशन यही राधे हरी से बीकॉम किया। साथ में म्यूजिक की पढ़ाई मेरी शुरू हो चुकी थी। मेरे भाई श्री जितेंद्र जी के प्रोत्साहन से ही मैं म्यूजिक के फील्ड में आया और फिर यहाँ पंडित के खन्ना और जो हमारे गुरु जी थे उनसे विधिवत शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग शुरू करी। और फिर उसके बाद करते करते, क्योंकि साथ में बीकॉम का भी चल रहा था, तो वो करने के बाद साथ में म्यूजिक में जो प्रभाकर की डिग्री होती है वो हासिल करी। उसके बाद विशारद की डिग्री हासिल करी और साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो भी एमए म्यूजिक वो भी किया। तो ये एकेडमिक जो यात्रा थी वो रही। साथ में क्योंकि मेरा थोड़ा शौक कंप्यूटर्स की तरफ भी था और अभी भी है, तो उसके लिए भी साथ में एक सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो CCNA करके जो कोर्स होता है वो भी किया। तो नेटवर्किंग की तरफ भी थोड़ा रुझान था, तो नेटवर्किंग का भी कोर्स साथ में किया। लेकिन मेन जो रहा हमेशा से वो म्यूजिक। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी, क्योंकि आपने बताया कि बीकॉम आप शायद कर रहे थे और उसके साथ साथ फिर म्यूजिक में रुझान होने के कारण म्यूजिक में भी फिर आपने सीखना शुरू किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 12th आपने किया था, जैसे ही आपने 12th पास किया था, तो म्यूजिक आप उससे पहले सीखते थे या घर में किसी तरह का कोई माहौल म्यूजिक का था, या अचानक से आपका रुझान म्यूजिक की तरफ हो गया था? क्या वजह रही, मतलब बीकॉम करते करते आप म्यूजिक की तरफ चले गए? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि म्यूजिकल फैमिली में ही म्यूजिक परस्यू किया जाता है, चलता है। लेकिन हमारा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो म्यूजिकल नहीं था। मेरे फादर कुमार मंडल विकास निगम में मैनेजर के पद से रिटायर हुए, तो लेकिन हमारे अंदर ही थोड़ा ये शौक था म्यूजिक का, जो बाद में पता लगा कि मुझे म्यूजिक करना चाहिए। तो
फिर उसके बाद म्यूजिक में हम खुद ही इंटरेस्ट डेवलप करके खुद ही टीचर्स की खोज करते हुए हम म्यूजिक की तरफ आए। और 12th से करते करते हम म्यूजिक सीखना शुरू कर चुके थे, तो यानी कि दोनों चीजें 12th भी और पढ़ाई भी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दूसरी थी वो भी करते हुए साथ में म्यूजिक की क्वालिफिकेशन भी शुरू कर दी थी। तो उसके बाद हालांकि अगर हम करियर की तरफ की बात करें कि करियर की शुरुआत तो मेरी एज अ कहना चाहिए विप्रो जो कंपनी है उसमें एज अ नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर मैंने शुरू करा। तो जितने भी आप यहाँ पे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक के एरिया में देखते हैं, यस बैंक हो गया, इनमें एज ए नेटवर्क इंजीनियर मैं था। तो यहाँ जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड केसेस होते थे वो मेरे पास ही आते थे। तो यहाँ जितने भी HDFC यहाँ से लेके नैनीताल, सितारगंज, बाजपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, यहाँ सब में मैंने ही जो सर्वर्स वगैरह हैं वो सब मेरे ही हाथ के लगाए हुए हैं। तो उसमें वो भी साथ में किया क्योंकि हमारे थोड़ा अगर हम करियर वाइज जाए तो इंडिया में थोड़ा सा ये हमारे यहाँ ड्रॉबैक है कि हम एक ही चीज को फोकस करके अगर चलते हैं तो थोड़ा सा कई बार जो होता है टैलेंटेड बच्चा भी रह जाता है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पाता। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ। तो उस वजह से थोड़ा एक बैकअप के तौर पर एक चीज में लेके चला था कि मेरे को नेटवर्किंग का शौक भी था, थोड़ा कंप्यूटर्स की तरफ रुझान भी था, तो वो उसकी मैंने जॉब भी करी। लेकिन फिर जब देखा कि वो म्यूजिक में सहायक ना होकर हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, वो थोड़ा अड़चन पैदा कर रहा था मेरे म्यूजिक में, क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग इतनी फ्रीक्वेंट हो चुकी थी कि मुझे घर में पैर रखता था और अगली कॉल सामने होती थी कि भाई जैसे घर में पहुंचे कॉल आ गई कि सुबह उठानी पड़ेगी। तो ये जब समस्या सामने आने शुरू हुई तो लगभग 1-1.5 साल मैंने जॉब करके म्यूजिक को, क्योंकि म्यूजिक वो सफर कर रहा था, इसलिए मैंने फिर वो जॉब रिजाइन करी। मतलब सब हैरान हो रहे थे कि जितनी जैसी कंपनी आप रिजाइन, तो वो मैंने रिजाइन करके फिर मैंने कहा म्यूजिक ही करना है। और फिर वहां से एज अ करियर फिर मेरा म्यूजिक की ही ग्रोथ शुरू हो गई और फिर आज आपके सामने है एक ठीक ठाक जो है स्टेटस या हाल है। नहीं सर, ठीक ठाक तो मैं नहीं कहूँगा। मेरा ये मानना है कि सामाजिक स्तर से अगर हम देखें तो टीचर होना अपने आप में एक गर्व की बात है। और अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो तो वो सोने पर सुहागा है, क्योंकि फिर फाइनेंशियली ऐसा माना जाता है, जो आज का सिनेरियो कहता है कि गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी में काफी हाइक हुआ है पिछले कुछ सालों में, और इस तरफ सरकारों ने मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान दिया है, और जो कि अच्छा भी है और जरूरी भी है। तो वैसे सवाल बहुत सारे बन रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लाइफ की पिछली अब तक की जर्नी रही है काफी इंटरेस्टिंग रही है कि बीकॉम करने के बाद आप म्यूजिक फील्ड में आपने एंटर किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा 12th के ठीक बाद, अब जैसे आपका तो बीकॉम रहा, कॉमर्स में आप चले गए थे, जनरली ये कहा जाता है कि बीकॉम करने के बाद बच्चा अकाउंटेंसी में कोई जॉब ढूंढता है या एमबीए के लिए जाता है या सीए के कोर्सेज में एनरोल करता है खुद को, लेकिन उसके बाद एक बड़ा डिसीजन लेके स्विच करना एकदम से करियर म्यूजिक की तरफ, मुझे लगता है कि आपके लिए भी काफी मुश्किल रहा हो, और हो सकता है कि हर एक बच्चा उस चीज को फेस ना कर पाए, वो अपनी जिंदगी बीकॉम में ही काट देता या बीकॉम के आगे जो भी उसका फील्ड बनता काट देता। तो बेटर ये माना जाता है कि बच्चा 12th के बाद ये डिसाइड कर ले कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड मुझे चूज करना है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस बात की कि कोई बच्चा अगर चाहता है म्यूजिक में अपना करियर बनाना, तो किस किस तरह के कोर्सेज या किस किस तरह के डिग्री प्रोग्राम्स बच्चे के लिए अवेलेबल है आज? नहीं, कोर्सेज से पहले मैं ये कहूंगा, देखिए म्यूजिक जो है या और भी कोई आर्ट होती है, जैसे ड्राइंग हो गई या स्पोर्ट्स हो गया, ये जितनी भी आर्ट फॉर्म्स, इनमें आप ऐसे नहीं सोच सकते कि चलो भाई अब मैं म्यूजिक करूंगा, अब मैं म्यूजिक में ही करियर बनाऊंगा, है ना। तो ये ना हो करके म्यूजिक में या और भी आर्ट फॉर्म्स में जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप वो सीखते नहीं है आप प्रॉपर्ली, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि अचानक से आप सोचेंगे 12th के बाद मैं म्यूजिक करूंगा। आप जो हमारे और कोर्सेज हैं जैसे इंजीनियरिंग है या दूसरे और भी जो स्ट्रीम्स हैं, उसमें फिर भी हो जाता है, क्योंकि पूरा हमारा समाज का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि आप शुरू से डिसाइड कर लेते हैं या बीच में आके या 12th में आके सोच लेते हैं कि मैं साइंस लेता हूँ
देखिए म्यूजिक में क्या है, जब तक आप में वो अंदर वो गॉड गिफ्ट या कुछ न कुछ ऐसा म्यूजिक में नहीं है कि आप सीखते हैं, आप अच्छा गा लेते हैं या अच्छा रिदम में हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, तो तब तक आप इसको एज ए करियर के बारे में इतना नहीं सोच सकते। और आर्ट फॉर्म्स हमेशा हमेशा से ही शौक का चीजें रही हैं कि आप एज अ हॉबी आप इनको करते हो और फिर एक दिन वो आपका करियर बन जाती है जब आप उसमें सीरियस हो जाते हैं, आप प्रॉपरली उसके रियाज करते हैं, तब क्या तो पहली बात तो ये रही कि आप इसे ऑप्ट कैसे करें। तो ऑप्ट तो ऐसे ही होगा कि आप नेचुरली उसकी तरफ होंगे और फिर आप उसको सोचेंगे कि इसे एज अ करियर में परस्यू करें। फिर दूसरी एक बात की कोर्सेज क्या क्या हैं, तो अभी अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई तो ऑफर करता है 12th में एज अ सब्जेक्ट, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं या स्टेट में भी कई स्कूल हैं, वो इतना बच्चों को प्रमोट नहीं करते कि उन्हें एज अ सब्जेक्ट 11th या 12th में दें। तो 12th तक तो बच्चे को अपने रेगुलर पढ़ाई ही करनी पड़ती है कि जो रेगुलर स्कूलिंग की पढ़ाई है वो ही करते हैं। लेकिन उसके बाद जो पैरेलल कोर्सेज बहुत हैं। जैसे आप 6-7 से ही वो कोर्स, क्योंकि जो प्रभाकर है, 2 कोर्सेज हैं जो मेन चलते हैं, एक तो विशारद है, एक प्रभाकर है, ये दोनों ही ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज। तो ये आप जब 6-7 में हो तब आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 इयर्स के कोर्सेज। तो आप इनको किसी टीचर के पास जिनके पास इसकी मान्यता हो, जिसके पास सेंटर, इनके पास आप जा करके इसका फॉर्म भर के आप कोर्स शुरू कर सकते हैं पैरेलल टू योर स्टडीज। जो आप रेगुलर स्कूल की स्टडीज कर रहे हैं, आप इसके ईयरली 2 पेपर होते हैं, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल। तो आप गुरु के पास ट्रेनिंग लेते हुए, संगीत की शिक्षा लेते हुए आप ये कोर्स कर सकते हैं साथ में, प्रभाकर और विशारद जो कोर्सेज होते हैं। या अगर 12th के बाद करना चाहें तो 12th के बाद आप बीए म्यूजिक में एनरोल कर सकते हैं, जो कुछ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ये भी थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हमारे काशीपुर में ही अभी बीए म्यूजिक शुरू नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे लेटेस्ट जानकारी थी, जब तक की है तब तक शुरू नहीं हुआ। काफी समय से हम प्रयासरत थे और काफी जगह है जो जहाँ बीए म्यूजिक नहीं मिलता है, जैसे रामनगर में है बीए म्यूजिक या हल्द्वानी में है, तो वहां से आप बीए म्यूजिक साथ में इंटर के बाद कर सकते। वहां पे क्या है, आप पे सीरियस होना पड़ेगा कि अब मुझे म्यूजिक, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप बीए म्यूजिक में एंटर हो जाएंगे, फिर आपको म्यूजिक से रिलेटेड ही चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप बीए म्यूजिक कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है एमए म्यूजिक में अप्लाई कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, फिर तो पूरी स्ट्रीम्स है। लेकिन मेन है इसके साथ साथ आपके पास नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, कागजी, आपको पता है कि कागज में भी कई बार डिग्रीज तो मिल ही जाती है ना, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, ये फील्ड ऐसा है कि बिना नॉलेज के आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कुछ हासिल कर लिया फिर आप बैठ गए आराम से। इसमें रियाज हमेशा आपको करते रहना पड़ता है और हमेशा एक कहते हैं कच्ची सब्जी का काम होता है या जो है होटल वगैरह में काम होता है कि ये रोज पकाना है, रोज खाना है। इसमें आपको खुद को अपडेट रखना पड़ता है, आपको रियाज कंटिन्यू रखना पड़ता है, आपको नॉलेज कंटिन्यू लेनी पड़ती है। तो जब आप सर्वाइव करना चाहें तो ऐसे ही सर्वाइव कर सकते हैं कि आप कंटिन्यू उसमें रियाज करते रहें और ऐसे कोर्सेज करते रहें, और फिर जहाँ जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज मिले वहाँ आप अप्लाई करेंगे और बहुत सारी फील्ड्स इसमें खुल सकती हैं, जो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि आप किस किस फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मुझे विश्वास है कि काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें एक क्वेरी ये आती है कि जैसे इंजीनियरिंग अगर कोई बच्चा कर रहा है, फिर अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में भी बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास हैं कि वो क्रिमिनल लॉयर बन सकता है या बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो क्या म्यूजिक में भी इस तरह की कुछ ब्रांचेस हैं कि आप केवल गिटार के ही टीचर बनेंगे या हारमोनियम के बनेंगे, या इस तरह से कोई बाइफिकेशन उसमें रहता है? अब इसमें जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने बीए म्यूजिक ऑप्ट किया है, आपने ग्रेजुएशन करी,
ठीक है, अब आपके पास आपके पास केवल एक म्यूजिक का ही ऑप्शन रह गया। अब उसमें डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के म्यूजिशियन हैं। आप डबल स्क्रीन करोगे तो ज्यादा कंफर्ट लग रहा है। तो आपने जैसे बीए म्यूजिक किया, अब आप जो है एक साइड के हो गए, एक स्ट्रीम के हो गए म्यूजिक के, लेकिन म्यूजिक में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। जैसे आपने कहा कि वोकलिस्ट हो सकते हैं, आप वायलिनिस्ट हो सकते हो, आप तबला प्लेयर हो सकते हो, आप गिटार प्लेयर हो सकते हो, या अगर हम दो ही स्ट्रीम माने तो आप वोकलिस्ट हो सकते हो या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छा म्यूजिक सीख रहे हैं, अगर आपने ढंग से सीरियसली म्यूजिक सीखा है, तो आप अपना एक मेन सब्जेक्ट तो आपको आता ही है, तो आपका कमांड होती ही है उस सब्जेक्ट पे, आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। लेकिन उसके साथ आपके पास नॉलेज लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट की हो जाती है। अगर आप सीरियसली सीख रहे हो, जैसे कोई वोकलिस्ट है तो उसे तबले की भी ठीक ठाक नॉलेज होगी, हारमोनियम प्ले करने की भी नॉलेज होगी, और थोड़ा वो एक्सप्लोर करेगा तो कीबोर्ड भी प्ले करना उन्हें आ ही जाएगा। और तबला आया है तो कॉम्बो भी वो बजा लेंगे और ड्रम की भी समझ हो जाएगी। यानी कि आप सिखाने के लायक तो सभी कुछ हो जाते हैं, कि आप कोशिश करके आप सभी कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन कमांड आपकी एक्सपर्टीज एक ही में होती है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। अब इसमें फील्ड्स क्या क्या खुलती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा म्यूजिक सीखा है। जैसे आपने मान लीजिए शास्त्रीय संगीत में आपने डीपली सीखा है, तो आप अपनी क्लासेस खोल के बैठ सकते हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठ सकते हैं, आप और बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सीखने के लिए बच्चे बहुत सीख रहे हैं, इसमें शोज वगैरह हो रहे हैं, तो बच्चों में रुझान है, तो आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। आप एज ए म्यूजिक टीचर, आप स्कूल, प्राइवेट स्कूल में बहुत ऑप्शंस हैं, वहाँ पे भी आजकल हर जगह लगभग मैंडेटरी है कि म्यूजिक टीचर को रखते ही, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं अपना एज ए म्यूजिक टीचर, आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप एक अच्छे लेवल के आर्टिस्ट बन गए हैं, अच्छे लेवल का आप म्यूजिक परफॉर्मर बन गए हैं, तो आप बैंड, छोटे लेवल से आप बैंड ज्वाइन कर सकते हैं, अपना बैंड बना सकते हैं, उनको प्रोग्राम मिलते हैं। अगर आप सिंगर हैं तो आप एज ए सिंगर जो प्रोग्राम्स होते हैं, शोज होते हैं, वो ले सकते हैं। या फिर और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाता है आपके इंस्ट्रूमेंट का, आप जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में रजिस्टर करके आपको प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, आप देश में विदेश में अब्रॉड में प्रोग्राम आप कर सकते हैं। वो डिपेंड, लेकिन उसमें चाहिए कि आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हो, मास्टरी हो, कि आपके सामने 5,000 या 50,000 लोग बैठे हैं और आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, वहाँ पे आप उनको एंटरटेन कर पा रहे हैं। और फिर इसके अलावा आप जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ बहुत काम है। एज ए रिकॉर्डिस्ट, आप रिकॉर्डिंग के, अगर आप साइंस में थोड़े बहुत ठीक हैं, आपको गैजेट्स वगैरह की आपको समझ आती है, साउंड, तो आप एज ए साउंड टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप कंपोजर बन सकते हैं, आप म्यूजिशियन, एज ए म्यूजिशियन आप किसी के बैंड में ज्वाइन हो सकते हैं। बैंड मतलब ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन हो सकते हैं, कि आप जैसे जो आप म्यूजिक सुनते हैं, फिल्मों में म्यूजिक आता है, वहाँ भी तो कोई ना कोई प्ले कर रहा है, तो वहाँ भी तो उनका करियर बन रहा है। कि वहाँ पे आप इंडियन आइडल देख रहे हैं, तो वहाँ पे सारे आर्टिस्ट बैठे वो प्ले कर रहे हैं, लाइव प्ले कर रहे हैं। वहाँ कोई रिदमिस्ट है, कोई कीबोर्ड प्ले कर रहा है, कोई वायलिन प्ले कर रहा है, कोई फ्लूट प्ले कर रहा है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत फील्ड है, कि जैसे आप न्यूज ही देखते हैं, न्यूज में भी पीछे म्यूजिक आ रहा है, वो भी तो किसी ने कंपोज ही किया है, वो भी तो किसी ने प्ले ही किया है। तो एज अ रिकॉर्ड, और एक अच्छा रिकॉर्डिस्ट वही हो सकता है स्टूडियो, यानी कि आप स्टूडियो में साउंड रिकॉर्डिंग होती है, और अच्छा रिकॉर्डिस्ट भी वही होगा जिसने म्यूजिक सीखा हो। आप कहीं भी आप मुंबई जाएं, वहाँ पे आप किसी स्टूडियो में जाएंगे, अगर वहाँ रिकॉर्डिस्ट आप देखेंगे, या दिल्ली चले जाए, वहाँ रिकॉर्डिस्ट देखेंगे, उससे भी बहुत अच्छा म्यूजिक जानता है। बिना म्यूजिक सीखे आप रिकॉर्डिस्ट भी नहीं हो सकते। बहुत सारी फील्ड है, ऐसा नहीं है कि फील्ड की कमी है, बहुत सारी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप म्यूजिक सीखने के बाद अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन जो मेन बात है, जो बॉटम लेवल की बात है, वो तो मेरा जो पर्सनल फिलोसफी है वो ये है कि म्यूजिक जब भी सीखेंगे, क्योंकि मैं म्यूजिक से जुड़ा हूँ तो मैं म्यूजिक की बात करूँगा, कि म्यूजिक जब भी कोई जुड़ता है तो वो शौक की वजह से जुड़ता है, उससे प्रेम होता है, उससे मजा आता है। तो वो इसलिए नहीं जुड़ता कि मुझे इसमें करियर बनाना है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं भी म्यूजिक इसलिए नहीं जुड़ा था कि मुझे इसमें करियर बनाना, मुझे म्यूजिक पसंद था, इसलिए मैं म्यूजिक करता। और फिर जैसे वो इडियट्स में डायलॉग है कि आप किसी
आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आती है। तो ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ कि मैं तो म्यूजिक में ही कोशिश कर रहा था, म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे पास खुद ही ऑफर्स आए। मैं जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी जनवरी स्कूल ज्वाइन किया था मैंने यहाँ पे, वहाँ से खुद ही ऑफर आया। मैं फिर वहाँ गया, उनसे बात की, उन्हें ठीक लगा, वहाँ पे एज ए म्यूजिक टीचर ज्वाइन हुआ। वहाँ से अपने आप ही सब कुछ होता गया। मैं तो जॉब छोड़ के, रितु की जॉब छोड़ के घर पे बैठ के बस प्रैक्टिस करता था म्यूजिक। उसके बाद अपने आप चीजें होती गई। तो म्यूजिक या कोई भी आर्ट फॉर्म में तो आपको शौक से लगे, फिर चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं, अपने आप इसमें आने लगती हैं। तो अभी अगर मैं किसी को चूज करना है तो मेरी तो ये राय है कि आप म्यूजिक को अच्छे से सीखें, म्यूजिक को मेहनत से सीखें, रियाज करें और थोड़ा बहुत जो है दुनिया की जानकारी रखें, थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ, थोड़ा समय के साथ भी रहें, तो आपको खुद ही पता लगता रहेगा कि मुझे कहाँ पे किस दिशा में जाना है। तो यही करियर के लिए है। जी, काफी बेहतरीन जानकारी आपके द्वारा दी गई है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि आपने एज ए पैशन केवल म्यूजिक को लिया था, कोई आपका करियर के बारे में आपने नहीं सोचा था कि म्यूजिक में करियर ही मुझे बनाना है, बट चीजें अपने आप हुई और आपने प्राइवेट स्कूल में, शायद विजन वैली एक स्कूल का नाम आपने लिया था, तो प्राइवेट स्कूल से आपने टीचिंग शुरू की। तो उसके बाद फिर केंद्रीय विद्यालय जैसे कि सेंट्रल के स्कूल्स होते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में एंट्री में आप थोड़ा सा किस तरह से आप वहां पहुंचे, या क्या वो क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे एज ए म्यूजिक टीचर आप वहां पहुंच पाए हैं? केंद्रीय विद्यालय में आपको अगर म्यूजिक टीचर आपको अप्लाई करना है तो वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। वहाँ पे क्या होता है, पहले वो विज्ञप्ति निकालते हैं कि विद्यालय संगठन जो है पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट होती है कि इतनी पोस्ट म्यूजिक टीचर के लिए है, उसमें आपको अप्लाई करना है। आपका क्राइटेरिया होता है अभी 30 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, मतलब कैटेगरी में बता रहा हूँ, 30 इयर्स आपकी एज होगी। और उसके बाद आपको बीए म्यूजिक यानी ग्रेजुएशन इन म्यूजिक होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट होता है, कभी कभी संगठन जो है प्रभाकर और विशारद को थोड़ा आनाकानी करता है एज अ ये ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट मानने में, और कभी कभी थोड़ा वेरिएंट हो जाता है। और विशारद था आपने तो शायद के बेसिस पे ज्वाइन किया। उस बेस पे हुई है। तो ये आपके पास होना चाहिए या बीए म्यूजिक होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास आपका जो है एग्जाम होता है, फिर एक रिटन टेस्ट होता है। बीए म्यूजिक आपका जो होता है मेरे 55% मिनिमम मांगते हैं। तो उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपको एज फॉर इंटरव्यू आपको बुलाएंगे। जो सेलेक्टेड बच्चे होंगे उन कैंडिडेट्स को आपका इंटरव्यू फेस होगा। इंटरव्यू में आपका पूरा सिलेबस होता है कि पहले तो आपका करीब 20 मिनट्स का परफॉर्मेंस होती है, फिर उसके बाद आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जो भी इंटरव्यू जो प्रोसीजर है उसके थ्रू। फिर उसके बाद मेरिट में आपको जॉब प्रोवाइड, आपको अगर मेरिट में आपका नाम आता है तो यू आर सिलेक्टेड। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि इंटरव्यू के दौरान एक परफॉर्मेंस होती है या ऑडिशन हम कह सकते हैं, तो उस ऑडिशन में किस तरह के परफॉर्मेंस के लिए कहा जाता है? क्या उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं? हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे सिलेबस दे दिया जाता है कि ये राग हैं, इनमें से कोई एक राग आप परफॉर्म करेंगे। जैसे कोई वोकलिस्ट है या कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, उसके लिए राग का ऑप्शन होगा कि आप इन रागों में से कोई भी एक राग का 20 मिनट का प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। तो तबले वाला है तो उसमें उसके तबले के उसका सिलेबस होगा कि आप तबले में ये लीला सुनाना है या ये कायदा सुनाना है, जो भी उसमें 20 मिनट की परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद फिर उन पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए उनको अगर परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत पसंद आती है, फिर वो आपसे आगे बढ़ाते जाएंगे उसमें। फिर वो अपनी तरफ से फरमाइश रखते हैं कि आप कुछ कंपोज करके दिखाइए, या जैसे मुझसे कहा था कि मार्च पास्ट में आप कैसे आप करेंगे, है ना। तो आप खुद ही एक सॉन्ग मुझे बोला कि एक सॉन्ग कंपोज करके दिखाइए, वहीं पे कंपोज आता है, कंपोजिंग कुछ भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो जितने आप प्ले कर सकते हैं, वो आपको जितनी एबिलिटी है आपकी, आपको सब शो करनी पड़ती है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है। उसके अलावा जनरल क्वेश्चनिंग भी होती है कि जो भी आपने इसमें अपने बायोडाटा में सीवी में लिखा है, उसके बेस पे वो
जनरल क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह भी कि एप्टीट्यूड जानने के लिए बंदे में बच्चों को हैंडल करने वाला एप्टीट्यूड है या नहीं है, वो जानने के लिए वो भी जनरल क्वेश्चनिंग भी काफी होती है। जैसे मेरा इंटरव्यू जहाँ तक मुझे याद है करीब 45 या 50 मिनट्स का चला था, काफी हुआ था। तो उसके बाद फिर वो मेरिट बनाते हैं इस पे, बस ये है थोड़ी पोस्ट अभी कम आती हैं। मैंने किया था तो ऑल इंडिया लेवल पे जनरल में जहाँ तक मुझे याद है 48 या 50 सीट्स, तो फाइट थोड़ी टाइट होती है। म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट तो सभी स्कूल्स में होगा, केवीएस के जितने भी स्कूल्स होते हैं। एज ए सब्जेक्ट नहीं, अभी केंद्रीय विद्यालय में अभी केवल प्राइमरी लेवल तक म्यूजिक को रखा जाता है, तो अभी थोड़ी इसमें कोशिश चल रही है, प्रयास जारी है, हो सकता है थोड़े समय बाद। और ये नई शिक्षा नीति आई है, इससे भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है फिर इंटर लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे भी म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट किया जाए। अदरवाइज अभी केवल प्राइमरी लेवल तक म्यूजिक है और वहीं के लेवल पे आपको भी करना है, लेकिन जो एनुअल फंक्शंस और हॉट प्रोग्राम होते हैं उसमें और बच्चों का एनरोलमेंट होता है। ओके, तो इट मींस कि लगभग 1250 केवीएस स्कूल्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, इतने स्कूल्स हैं, तो फिर म्यूजिक टीचर शायद होते होंगे। तो ये तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक केवीएस है, क्या इसके अलावा भी और अन्य विभागों में मौके हैं म्यूजिक? जैसे संस्कृति विभाग है आपका और कला विभाग है जो हमारा है, जो मिनिस्ट्री है, वहाँ पे भी जॉब्स आती हैं, तो लिमिटेड होती हैं जॉब्स आती हैं। और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या नवोदय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय में तो हाई स्कूल में टीजीटी लेवल के कोर्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में तो पीजीटी लेवल तक का, इनफैक्ट पीजीटी के प्रिंसिपल भी वहाँ एक म्यूजिक टीचर एज अ प्रिंसिपल भी बन सकता है, वहाँ पे प्रिंसिपल तक का जो है ऑप्शन होता है उसके पास। तो आप बहुत ज्यादा जो एजुकेशन में भी देखेंगे तो लगभग हर जगह जो है वो ऑप्शन है म्यूजिक टीचर। और अगर आप जैसे देखिए हम अगर खाली जो है गवर्नमेंट की तरफ ही देखें तो ये थोड़ा वो होगा, क्योंकि प्राइवेट में भी जैसे मैंने कहा प्राइवेट स्कूल में भी बहुत अच्छी अच्छी पेमेंट जो है वो मिलती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में बस ये है, प्राइवेट में आपको थोड़ा अपने आप को प्रूव ज्यादा करना पड़ता है कि जो है जितना आपका टैलेंट होगा उस हिसाब से आपको, और कई प्राइवेट स्कूल हैं बहुत अच्छी अच्छी पेमेंट करते हैं टीचर्स को, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, तो आप प्राइवेट स्कूल से शुरू कर सकते हैं और इवन पूरा करियर भी आप, मेरे कई मित्र हैं जो प्राइवेट स्कूल में ही उन्होंने पूरा करियर परस्यू किया है, ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट की तरफ ही आप देखें। कहने का मतलब ये है कि म्यूजिक में अगर कोई बहुत अच्छा है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है तो उसके लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। इसमें जैसा कि आपने बताया कि केवीएस, अगर हम केवल केवीएस की भी बात कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रभाकर और विशारद को इक्विवेलेंट माना गया था बीए, बैचलर इन म्यूजिक में। तो क्या दोनों के सब्जेक्ट्स और जो उसमें सिखाया जाता है वो सेम होते हैं, बीए म्यूजिक और विशारद आपका प्रभाकर जो लगभग सिलेबस सेम ही होता है उसका, सिलेबस वो है, थोड़ा बहुत राग इधर उधर हो जाता है लेकिन लगभग सिलेबस वही होता है। और वो भी पैटर्न भी होता है उसका कि एक थ्योरी का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो उसी बेस पे ही होता है। अच्छा, दोनों में क्या ये फर्क है, जैसे बीए म्यूजिक अगर कोई बच्चा करता है तो उसको म्यूजिक के साथ साथ और भी सब्जेक्ट शायद पढ़ाए जाते हैं जितना मैं जानता हूँ? हाँ, शायद एक दो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो प्रभाकर जो कहलाता बीए म्यूजिक ही है, उसमें नहीं, प्रभाकर में सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही होता है, हार्डकोर म्यूजिक ही होता है, विशारद में बस ये प्रभाकर जो है आपको भातखंडे संगीत विद्यापीठ करवा रहा है और जो प्रभाकर है वो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद कर रहा है। दोनों समितियां यूनिवर्सिटीज अलग अलग हैं, लेकिन कोर्स की मान्यता जो है वो लगभग एक। तो प्रभाकर का जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, वो कितना समय लगता है? 6 years। तो कहानी प्रभाकर कोई भी अगर करना चाहे तो डांस में भी कर सकता है क्या? हाँ, डांस में भी कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में कर सकता है, डांस में हो और इंस्ट्रूमेंट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन वो होगा शास्त्रीय संगीत से। ऐसा नहीं कि वो शास्त्रीय संगीत ना सीखे और प्रभाकर करना चाहे तो ये पॉसिबल है। फिर
सीखना शास्त्रीय संगीत में ही किसी गुरु के अंडर में सीखना पड़ता है, कहीं से रजिस्टर होके एग्जाम देके वो कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में वो आपसे राग ही सुनेंगे, कोई सॉन्ग नहीं सुनेंगे, उन्होंने राग और ये सब भी सुनना होता है, तो वो आपको तभी आएगा जब आपने सीखा होगा। विशारद में किस तरह का कोर्स होता है? विशारद ये हाँ, विशारद ये एक ही बात है। विशारद मैंने जैसे बताया वो यूनिवर्सिटी अलग है। जैसे काशीपुर में मेरे भाई जो है वो चलाते हैं सुर और ताल संगीत विद्यालय जो है, हम लोग वो लोग को भातखंडे संगीत विद्यापीठ से ही वो एफिलिएटेड है, और वहाँ पे बच्चे विशारद करते हैं। वो जो कोर्स कराता है उसको विशारद बोलते हैं, और जो प्रयाग संगीत समिति कराती है उसको प्रभाकर कहा जाता है, बस ये फर्क है। तो ग्रेजुएशन लेवल तक का है। हाँ, और जो प्रभाकर के बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो प्रवीण कहते हैं, और जो विशारद के बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो निपुण कहते हैं। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो जाता है, वो ग्रेजुएशन लेवल। तो इन दोनों का अगर अलग अलग है मतलब, तो क्या जैसे आप मान लीजिए, आप ये वही बात हुई जैसे आपने एक एमए कर लिया कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, और आप एमए कर लिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बस यही फर्क है यूनिवर्सिटी का। तो मतलब ये डिग्री कोर्स एक तरह का है, इसके बाद मास्टर्स चाहें तो इसके बिहाफ पे किया जा सकता है। इसके बिल्कुल मैंने एमए जो किया था इसी के बिहाफ पे मैंने एमए किया था, आप इसके बिहाफ पे एमए कर सकते हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटीज डिग्री प्रोग्राम्स चलाती हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। हालांकि एक ही स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जो बीए भी करवा रही हैं, बीएससी बीकॉम, अलग अलग तरह के कोर्सेज करवाती हैं। तो जैसा आपने बताया प्रभाकर और विशारद 2 तरह के कोर्सेज हैं, और इनके लिए 2 इंस्टीट्यूट्स के आपने नाम लिए। तो क्या पूरे देश में केवल ये 2 ही संस्थाएं हैं या इनके अलावा और भी हैं? गंधर्व म्यूजिक महाविद्यालय है, और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, और भी कई यूनिवर्सिटी वो और स्टेट्स में करते हैं, लेकिन इस एरिया में जिस हम रहते हैं यहाँ पे यही 2 ज्यादा प्रचलित है, यही 2 की तरफ ज्यादा रुझान है। जो बाकी हैं वो दिल्ली आप चले जाएंगे, हरियाणा साइड चले जाएंगे, वहाँ पे आपको और भी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी, लेकिन मेन या हम इंडिया के लेवल पे भी बोले तो मेनली ये 2 यूनिवर्सिटी को ज्यादा मान्यता दी जाती है, ज्यादा पहचान। गंधर्व का भी ज्यादा नाम है, लेकिन इन 3 के अलावा कम ही है यूनिवर्सिटी, है ऐसा नहीं है थोड़ी। कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है सब जगह सेम रहती है अगर किसी यूनिवर्सिटी मतलब स्थान से करें? हाँ, अगर आप ऐसे कर जैसे जो मैंने बताया ये आप प्रभाकर विशारद या गंधर्व वाला करेंगे तो आपको 6 इयर्स का समय देना पड़ेगा, और अगर आप इंटर के बाद जाना चाहेंगे तो 3 इयर्स में आपका जो अभी ये म्यूजिक या करना चाहेंगे तो वो 3 इयर्स में, जैसे रेगुलर डिग्री कोर्स पोस्ट ड्यूरेशन में होता है। लेकिन ये है फिर आपका इंटर के बाद आपने वो करना शुरू किया, ये आप इसका मतलब क्या है? प्रभाकर विशारद का मतलब क्या? आप पहले से म्यूजिक कर रहे हैं, आप पहले से सीखते हुए आ रहे हैं, आपने ऐसा नहीं कि इंटर के बाद किया। तो ये है, इसमें बच्चा ज्यादा ट्रेंड होता है क्योंकि वो प्रॉपरली किसी गुरु के अंडर में प्रभाकर या विशारद करता है, तो इसमें ये फर्क रहता है। वहाँ पे तो आप सीधे कोर्स आपने डिग्री कॉलेज गए, वहाँ पे टीचर कभी अवेलेबल है कभी नहीं है। इसमें तो आपको प्रॉपर गुरु के, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें तो आपको गुरु के पास रह के ही ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो वो विशारद और प्रभाकर में ही ज्यादा संभव हो पाता है। जी, जैसा कि आजकल के जो रूल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप किसी स्कूल में एक टीचर अगर बनना चाहते हैं तो इट इज कंपलसरी कि आपके पास या तो डीएलएड आपने किया हो या आपने बीएड किया हो, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आपने बताया कि 6 साल का प्रभाकर या विशारद है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक 6 क्लास का बच्चा जब वो 6 क्लास में आया था तब से उसने प्रभाकर में एडमिशन ले लिया था और लगातार 6 साल उसने उस प्रभाकर के कोर्स को किया। इट मींस 12th करते करते उसका प्रभाकर या विशारद का कोर्स पूरा हो गया। इसकी फाइनल डिग्री, फाइनल जो एग्जाम है वो आप 12th के बाद 12th के बाद, ठीक है। मान लीजिए 1 साल बाद उसने अपना एग्जाम दिया तो कोर्स पूरा हो गया, तो क्या वो एलिजिबल हो गया है किसी भी स्कूल में जॉब के लिए या उसको बीएड करना होगा? या ये मैं क्लियर कर दूं कि म्यूजिक में बीएड की आवश्यकता नहीं होती, ना सीटेट वगैरह क्वालिफाई करने की होती है। म्यूजिक में जो है क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है, जो प्रभाकर या विशारद है ये ऑलरेडी इट्स प्रोफेशनल डिग्री,
तो अभी तक बीएड ना मांगा जाता है, ना सीटेट आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। आपको सिर्फ प्रभाकर विशारद या बी के उसके बेस पे, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो नॉलेज सामने दिख जाती है कि कितनी नॉलेज है, कैसे नॉलेज है, तो इस बेस पे हो जाती है। हमें अलग से सीटेट या बीएड की डिमांड नहीं। जी, वैसे तो आपने म्यूजिक के बारे में ऑलमोस्ट सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं और शुरुआत में आप बता भी चुके हैं कि म्यूजिक क्यों और किसे चूज करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी किसी को अगर आपको सलाह देनी है कि एज ए म्यूजिक टीचर या अगर आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को पहले एसेस करना है, खुद का एनालिसिस एक बार करना है कि अगर ये चीज़ें आपको खुद में दिखती हैं तो आप म्यूजिक की तरफ बढ़े। तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे किसी एक बच्चे को सजेस्ट किया जा सकता है कि हाँ, आपको म्यूजिक सीखना शुरू कर देना चाहिए, अगर वो खुद कंफ्यूज है, उसे लगता तो है कि हाँ मुझे सीखना चाहिए, लेकिन वो कंफ्यूज है, वो श्योर होना चाहता है कि मैं जाऊंगा तो मैं सीख पाऊंगा या नहीं, तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे जज किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह है कि बच्चे को आपको सामने देखना पड़ता है कि बच्चे में टैलेंट क्या है, बच्चा किस हद तक म्यूजिक को पसंद कर रहा है। कई बार तो होता है, कई बार लगता है हमें, कभी लगता है कि मैं स्विमिंग करूंगा, लेकिन 4 दिन बाद बच्चा बोर हो जाता है ना। फिर 4 दिन लगता है कि यार मैं खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। फिर जब उसमें प्रैक्टिस का नंबर आता है, वहां पे बोरियत हो जाती है। तो कहीं ये तो नहीं है कि खाली अभी क्षणिक वो मुझे चढ़ा है बुखार और फिर वो उतर जाएगा। पहले तो आपको ये देखना है कि आपको शौक कितना म्यूजिक सुनने में मजा आ रहा है ना। फिर उसके बाद आप खुद को ये आप जो म्यूजिक टीचर है उसके पास जाकर, जो गुरु है उनके पास जाकर आप ये पता करेंगे कि मुझे म्यूजिक का तो शौक है, लेकिन अब क्या मैं रिदम की तरफ मैं जाऊंगा या मैं वोकल करूंगा या मैं कोई और इंस्ट्रूमेंट। वो आपको गुरु, आपको टीचर जो है वो आपको देख के करेंगे कि इसका रिदम में ज्यादा अच्छा है या इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा अच्छा है या गाने में ज्यादा अच्छा है जी। तो फिर आप उसकी तरफ जाएंगे। और फिर सबसे मेन बात है कि आप जब उस चीज को करना शुरू करते हैं तो आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अब बोर होने लग गए, 4 दिन बाद आपको लगा कि आपकी गलती हो। वो आप खुद से ही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं म्यूजिक में कर रहा हूँ, अब मैं इसे छोड़ तो नहीं दूंगा, इसमें ये कहीं बोर तो नहीं होगा। क्योंकि ये ज्यादातर यही होता है कि 4 दिन जब हम वहाँ पर बच्चे सीखने आते हैं, शुरू में उन्हें गिटार देख के थोड़ा शौक लगता है, लेकिन जब उन्हें एक्सरसाइज बताई जाती है या कुछ अलंकार वगैरह दिए जाते हैं, जब प्रैक्टिस शुरू कराई जाती है, फिर उन्हें फील होता है कि यार ये जो मुझे मस्ती समझ रहा था ये इतना इजी है नहीं। क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तबला हो, वायलिन हो, गिटार हो, फ्लूट हो, गाना हो, सब प्रैक्टिस मांगते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, फिर वो इजी हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही टफ रहती है, फिर वो आपको मजा देने लगती है, फिर आपको आनंद देने लगती है, तो आप फिर वो उसमें आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर आपको उसके बाद रास्ते जो होते हैं, जो करियर जो बना देते हैं हमारे रास्ते, वो करियर अपने आप बनने लगता है। फिर हमें, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई बच्चे आते हैं, इंस्टीट्यूट में हमारे कई बच्चे आते हैं, वो अभी से लगभग यहाँ काशीपुर में जितने भी स्कूल्स हैं, लगभग सब जगह 16 साल के ही बच्चे एज ए म्यूजिक टीचर लगे हुए हैं। कुछ बच्चे अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से, अदरवाइज यहाँ जो रिजॉर्ट्स हैं, रामनगर वगैरह में रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं ना। तो वो फिर खुद ही रास्ते दिखने लगते हैं। कुछ बच्चे हमारे हैं वो उनको जो है साउंड रिकॉर्डिंग में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, वो जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग होती है उनको इंस्टाग्राम के थ्रू ऑफर्स आते हैं। वो बैठे बैठे, इस समय लॉकडाउन में भी बैठे बैठे अच्छी खासी कमाई करते हैं। उनको ऑफर्स आते हैं कि हमारे लिए एक जिंगल क्रिएट कर दो, हमारे लिए एक ट्रैक क्रिएट कर दो, कराओके बना दो, तो बना के भेजते हैं। तो ये सब किससे हुआ? म्यूजिक ट्रेनिंग से वो है। तो किसी बच्चे को अगर आना है तो पहले तो उसे ये देखना पड़ेगा कि मुझे शौक है पक्का वाला, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। फिर उसे ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस तरफ है शौक, मुझे गाने की तरफ ज्यादा है और या रिदम की तरफ ज्यादा है, मैं सुर लगा पाता हूँ नहीं लगा पाता हूँ, ये आपका टीचर फिर आपको बताएंगे। फिर उसके बाद मेहनत है और सिर्फ मेहनत वही करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से और ऑप्शंस पे भी बच्चा अगर म्यूजिक में एंटर होता है तो किस तरह से वो काम कर सकता है, आजीविका अपनी अर्न कर सकता है। अब बात थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ कि अगर एज ए म्यूजिक टीचर कोई एक स्टूडेंट किसी स्कूल को ज्वाइन करता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बट टाइटल म्यूजिक टीचर का है, तो एज ए म्यूजिक टीचर किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, क्या स्कूल में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है,
इस बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। म्यूजिक में देखिए, प्राइवेट में जहाँ तक बात करें वो एंटायरली डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेंट जो है आपका वो किस हद तक म्यूजिक को पसंद करता है। जैसे मैं जब विजनरी में था, वहाँ के जो मैनेजमेंट था म्यूजिक को काफी पसंद करता, तो वहाँ काफी प्रमोशन मिलता है। मैंने कई जगह कई स्कूल होता है कि केवल भैया बच्चों को एंगेज करना है, बस उनको एक पीरियड देना है, उनको थोड़ा हो हल्ला करा देना है, वो है। लेकिन कई जगह होता है वो सीरियसली होते हैं, वहाँ पे जब एनुअल फंक्शन होता है तो वो ग्रैंड होता है, और बच्चे जो होते हैं बाहर परफॉर्म करने जाते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं, और इवेंट्स होते हैं। तो वो प्राइवेट में तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पे, कि मैनेजमेंट आपसे क्या चाह रहा है, कि वो खाली खाना पूर्ति चाह रहा है या आपसे वाकई म्यूजिकल बच्चों को निकलवाना चाह रहा है। तो ये तो डिपेंड करता है, फिर वो उसी हिसाब से क्लासेस होती हैं। कई जगह हॉबी क्लासेस चलती हैं, कई जगह नहीं चलती हैं। कई जगह जो है आपकी 12th लेवल आपको कराते हैं या 10th लेवल कराते हैं। वो प्राइवेट में तो ये कम्प्लीटली वेरी करता है स्कूल टू स्कूल। लेकिन जैसे केंद्रीय विद्यालय में हम बात करें, केंद्रीय विद्यालय में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 5th तक प्राइमरी लेवल में अभी म्यूजिक है, तो वहाँ के लिए कुछ सर्टेन हमारे जो है वो सॉन्ग्स हैं, जैसे कम्युनिटी सॉन्ग्स वगैरह हैं, उनको हमें तैयार कराना पड़ता है, मंत्र उच्चारण तैयार कराने पड़ते हैं, और जो है जो गीत हैं वो सब कराने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत स्वरों का अभ्यास होता है वो कराना पड़ता है। और उसके अलावा जो बीच बीच में इवेंट्स आते हैं, कहीं कोई गेस्ट आ गए, उनके लिए वेलकम सॉन्ग होना है, या एनुअल फंक्शन आ गया, या स्पोर्ट्स मीट हो गई, काफी प्रोग्राम होते हैं टीवी में। उसके साथ उसमें फिर हमें सीनियर बच्चों को भी पकड़ना पड़ता है, उनके हेल्प को भी ट्रेनिंग करानी पड़ती है। या सोशल साइंस एग्जीबिशन करके एक वो होता है, जो हर साल एक कंपटीशन होता है, उसमें बच्चों को तैयार कराना पड़ता है। उसमें काफी मेहनत लगती है उसमें, जो है, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया लेवल का वो कंपटीशन होता है। उसमें पहले रीजनल क्लस्टर लेवल होता है, फिर रीजनल लेवल होता है, फिर वो क्वालिफाई करके आपको नेशनल लेवल में जाना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। तो आपको उस लेवल में जाना पड़ता है। केंद्रीय विद्यालय में काफी जो है म्यूजिक टीचर पे प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही जैसे लोगों की जनरल धारणा होती है कि सरकारी नौकरी है, कुछ, लेकिन केंद्रीय विद्यालय वो धारणा को तोड़ देता है, बिल्कुल धराशायी कर देता है। कि केंद्रीय विद्यालय में किसी भी टीचर से पूछोगे, वो कभी आपको खाली बैठा नहीं मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय में चले जाएं, वहाँ पे हर टीचर पे काफी काम रहता है, काफी वर्कलोड रहता है। कि मैं तो कहूँगा प्राइवेट से भी कई बार थोड़ा ज्यादा ही रहता है। तो ये है। तो प्राइवेट में वेरी करता है मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट। केंद्रीय विद्यालय में पूरी थोड़ा इवेंट्स डिसाइडेड हैं, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे। और फिर जैसे अगर डबल सेक्शन स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय का सिंगल सेक्शन है, तो थोड़ा सा उसमें टीचर पे पीरियड्स कम रहते हैं। और जहाँ ट्रिपल सेक्शन हुआ या 4th सेक्शन हुआ, आप हिसाब लगा लीजिए कि 5 क्लासेस हैं और तीन जो है सेक्शंस हैं, यानी 5 या 15 है ना, 15 क्लासेस हो गए। हर क्लास में 2 पीरियड भी मिनिमम तो रहने ही रहने। 30 क्लासेस तो यही हो गई, वो 5 डेज में, है ना। तो फिर कितना टीचर फ्री रहता होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से उसमें रहता है। और 4 सेक्शन होगा तो फिर और डबल हो गया। तो इस हिसाब से प्राइवेट में और गवर्नमेंट में ये वर्कलोड म्यूजिक टीचर का रहता है। तो ठीक ठाक रहता है, ऐसा नहीं किया, फ्री रहता है। जी, किसी एक आर्टिकल में मैं ये पढ़ रहा था कि जो KVS में म्यूजिक PRT ज्वाइन करते हैं, उनको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रेशर किया जाता है कि मेन आपका म्यूजिक रहेगा, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, एक आध कोई घटना हो गई होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा नहीं। म्यूजिक टीचर है, उसका काम म्यूजिक का ही होता है। ऐसा मैंने तो सुना नहीं कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन म्यूजिक टीचर म्यूजिक की होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड बच्चे हैं, या म्यूजिक को एज ए करियर देखते हैं, या म्यूजिक सीखना चाहते हैं, या उनके मन में म्यूजिक को लेके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उनमें आपकी जो ये इंटरव्यू का सेशन है, ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर आप हमारे साथ इस तरह से उपस्थित होंगे, या अगर किसी बच्चे को पर्सनल कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप तैयार होंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत
हमारे साथ बिल्कुल, जुड़ने। मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ये बहुत बढ़िया सीरीज शुरू करी है, जिसमें आप अलग अलग फील्ड्स के जो है जानकारियां बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप बच्चे जिसकी फील्ड में करियर बनाना चाहें। और म्यूजिक में जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी वो मैंने साथ साथ साझा करी। आगे भी कभी कोई जरूरत पड़े, कभी कोई किसी बच्चे को पूछना हो तो आपके थ्रू वो मुझसे आके मुझसे मिलके या मेरे से फोन पे बात कर सकता है। मैं तब भी उसकी हेल्प कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो गाइस, आज के सेशन में हमने सुना कि कैसे कोई एक स्टूडेंट अगर चाहे तो म्यूजिक को अपना करियर बना सकता है। एज ए म्यूजिक टीचर क्या क्या होता है, किस किस तरीके से आप किसी एक स्कूल में जा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, वो भी आपने सीखा। इसके अलावा आपने सीखा कि अगर म्यूजिक टीचर के तौर पर आप सेवाएं नहीं देना चाहते हैं तो और क्या क्या ऑप्शन आपके पास हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या आप गायकी सीख रहे हैं, वोकल्स पर आपका फोकस है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं या जॉब प्रोफाइल ठीक रहेगी, तो उसके लिए आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट की हेल्प ले सकते हैं। इस रिगार्डिंग अगर कभी कोई क्वेरी हो, किसी आपका कोई फ्रेंड हो या कोई बच्चा जो जिसने रिसेंटली 12th किया हो या 10th 11th 12th में पढ़ रहा हो और वो करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूज है, तो इस केस में साइकोमेट्रिक असेसमेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिनसे आपको एक इनसाइट ओवरव्यू आपको मिल जाता है, आपका ही अपना। क्योंकि आपसे ही आपके बारे में अगर 10 बातें पूछी जाएं तो बहुत मुश्किल है। हो सकता है 10 में से 2 बच्चे लिख दें, लेकिन 8 बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे अगर कहा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं तो वो नहीं बता पाते। तो एज ए काउंसलर या मेरी तरह जितने और भी काउंसलर्स हैं जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट में सर्टिफाइड हैं, तो उनके लिए वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट एक टूल है बच्चे की इनसाइट जानने के लिए। ऑप्शन डॉक्टर का आ चुका है, तीसरा ऑप्शन कोई और आ गया, इंजीनियरिंग का आ गया। लेकिन अब उसमें भी बच्चा फिर कंफ्यूज होता है कि मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं जाऊं तो किस तरह की जॉब होगी, क्या वहां पे करना होगा, क्या सैलरी पैकेज होगा, क्या वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। तो उस सवाल के जवाब के लिए हम इंटरव्यू विद एक्सपर्ट सीरीज लाए हैं, ताकि बच्चे को ये पता रहे कि अगर मैं एज ए म्यूजिक टीचर ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे वहां क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए ये इंटरव्यू विद एक्सपर्ट सीरीज है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने इस सेशन को देखा है, सुना है या आप बाद में देखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसी तरह के और बहुत सारे सेशंस हम आगे लाने वाले हैं। वो चाहे किसी एक लॉयर के साथ इंटरव्यू हो, वो चाहे किसी एक HR मैनेजर के साथ इंटरव्यू हो, वो चाहे किसी एक नर्स के साथ इंटरव्यू हो, हर एक प्रोफेशन को हम कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।